नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी अंकिता जैन जी की लिखी कहानी है। कहानी का नाम है नीरू। घर के बाहर स्कूटी स्टैंड पर टिका ही रही थी कि कानों में गीत के बोल पड़े। तब बबीता समझ गई कि भीतर क्या चल रहा होगा। तेरा करो दिन गिन गिन के ये इंतजार, आजा पिया आई बाहर। कई बार वह स्कूल के बीच में आई है। काम वालियों पर अचानक धावा बोलने की जरूरत वह खुद तो समझती है, दूसरों को भी नसीहत देती रहती है। आज भी यह फ्लाइंग स्क्वाड की रेड थी। बबीता ने घंटी बजाई, पर अपनी धुन में सवार नीरू को कहाँ सुनाई देने वाला था। वो तो मोहिनी 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 के सपनों में खोकर 16-16 किए जा रही थी और इन श्रृंगार पर थिरक रही थी। ऐसे समय में नीरू के कानों में फिल्टर लग जाते थे। उसे गाने और धुन के अलावा कुछ सुनाई ही नहीं देता। 2-3 बार जब घंटी लगातार बजी, तब नीरू ने हड़बड़ाकर टीवी बंद कर दिया। दरवाजा खोलते ही बबीता को देखकर खिलखिलाकर हंस दी। हर समय खिलखिला देना और मोती जैसे दांत दिखाकर अपनी गलती को भी हवा में उड़ा देना नीरू का जन्मजात गुण है। बबीता की आंखों में क्रोध और अनदेखी का मिलाजुला भाव उभरा। उसने घुसते ही नीरू के सर पर एक चपत जमाते हुए कहा, कितनी बार कहा है बिट्टू के सामने ये सब नाच गाना मत किया कर। अरे दीदी, उसे तो मजा आता है, देखो कैसे नाच रहा है। नीरू ने दोनों हाथ की उंगलियां उठाकर बिट्टू की ओर देखा और नाचने की एक्टिंग की। बिट्टू भी गोल गोल घूमकर नाचने लगा। हाँ, बस यही सब सिखा दे तू उसे। बबीता ने बिट्टू को गोद में उठाते हुए कहा, किसी दिन इसके पापा को पता चला तो तेरी और मेरी दोनों की नौकरी जाएगी। नीरू हंस पड़ी तो बबीता को और गुस्सा आया। चल जा, अब अपनी बत्तीसी मत दिखा, जाके शिकंजी बना ला। सावन आ गया है लेकिन गर्मी ने प्राण नहीं छोड़े। उफ, ये उमस, कहकर बबीता माथे से पसीना पोंछने लगी। डांस में पड़े इस अनचाहे खलल पर पैर पटकती हुई नीरू रसोई में चली गई। वो बस दो ही तो काम मन से करती थी, हंसना और नाचना। बाकी सब तो सिर्फ पेट की जरूरत के लिए है। आप मेरे लिए क्या लाए हो? बिट्टू ने पूछा। बबीता की गोद में वह लौट रहा था। बेटा, रोज रोज थोड़े ना लाते हैं, कभी कभी लाते हैं, है ना? बबीता बिट्टू को सहलाने लगी। और आपने क्या क्या किया आज? नीरू दीदी ने मारा तो नहीं? कैसे बातें करती दीदी? शिकंजी का गिलास हाथ में पकड़ाते हुए नीरू बोली। मैं भला इसे क्यों मारूंगी? फिर उसने बिट्टू को गोद में ले लिया और कंधे पर बिठाते हुए बोली, ये तो हमारा प्यारा बाबू होइल। और उसे लेकर नाचने लगी। अच्छा अच्छा, अब ये नाचना बंद कर दो और जा इसे थोड़ा बाहर घुमा ला, मैं थोड़ा लेटूंगी। सोफे पर लेटकर बबीता ने आंखें मूंदते हुए कहा, दरवाजा उड़क देना बाहर जाते हुए। सामान्य दिनों में बबीता 4:30 बजे तक घर आती है। कभी कभी नीरू की निगरानी के लिए घर जल्दी आ जाती है। नीरू बिट्टू को कंधे पर बिठाए बिठाए ही बाहर ले आई। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। उमस हो रही है, बदली छाई है, बस हवा और पानी ही दोनों नदारद हैं। धूप होती तो बबीता खुद ही बिट्टू को बाहर नहीं भेजती। अभी तो आराम से बिट्टू बाहर खेल सकता है। बिट्टू को कंधे पर बिठाए हुए नीरू भांगड़ा करने लगी। बिट्टू खिलखिला रहा है। नीरू का मुंह दरवाजे की तरफ हुआ तो उसे स्वदेशी चाट भंडार दिख गया। नीले रंगे ठेले से तवे पर जब लोहे की कड़छी से ठक 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 की आवाज उठी तो बिट्टू पुचका खाऊंगा कहकर चिल्ला पड़ा। बिट्टू का कहना था कि ठेले वाले ने झट से एक पुचका बिट्टू की तरफ बढ़ा दिया। फिर उसकी पुतलियां नीरू पर टिक गई। ये भी कोई पहली बार नहीं हो रहा था। हर रोज के किसी दैनिक कार्यकलाप की तरह दोहराया जा रहा था। मम्मी डांट लगाएंगी, नीरू ने बिट्टू से कहा और घर के भीतर जाने लगी। नहीं, मैं पुचका खाऊंगा, पुचका खाऊंगा। बिट्टू ने जिद पकड़ी तो नीरू दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ठेले वाले की पुतलियां इतनी देर में तनिक भी नहीं हिली थी। वह बड़ी एकाग्रता से इसी तरह रोज नीरू पर ठहर जाती। नीरू झल्ला जाती। मोहन भैया से शिकायत करूंगी। अब खोज लेना अपने ठेले के लिए दूसरा ठौर, कहते हुए नीरू मुड़ जाती। बिट्टू चब 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 की आवाज के साथ पुचका चबा रहा था। नीरू के मुड़ते ही ठेले वाला भी मुस्कुराकर आगे बढ़ गया और घर की बाउंड्री के से लगी मेहंदी से सटकर अपना ठेला लगा लिया। कस्बे के तिराहे पर रहते हैं बबीता और उसके पति मोहन। 3 वर्ष पहले ही वे लोग यहाँ आए हैं।
मोहन का तबादला हुआ था पास ही की एक खदान में। वह मैनेजर है। बबीता ने इसी साल से प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया है। बिट्टू अब 3 का होने वाला है तो उसने नीरू के रूप में एक अच्छी और ईमानदार बेबी सीटर ढूंढ ली। मोहन बहुत मुश्किल से माना था। उसने नीरू को लेकर बहुत पड़ताल की थी और तब जाकर काम पर रखा था। बच्चे का मामला है, ऐसे ही किसी को काम पर कैसे रख ले। जब पहली बार बबीता ने नीरू के बारे में बताया था तो मोहन ने यह कहा था। फिर कस्बे के ही कुछ जानकार लोगों से उसके बारे में पता किया और फिर इस काम पर रजामंदी की मोहर लगाई। नीरू को यहाँ काम करते हुए 3 ही महीने हुए थे। वह सुबह 6 बजे आ जाती है और शाम 7 बजे तक रहती है। बिट्टू के अलावा वह खाना, बर्तन, कपड़े और सफाई भी संभालती है। इतने के बाद अगर समय बच जाए तो उसके लिए भी बबीता के पास दूसरे कामों की एक लंबी लिस्ट तैयार रहती है। नौकरों को खाली बैठे देखते ही मन कुलबुलाए नहीं तो आप अच्छे संचालक नहीं। नीरू और बिट्टू बगीचे के घास पर बैठकर खेल रहे हैं। किसी ने पीछे से आकर नीरू की कमर में हाथ रखा तो नीरू सकुचा गई। फुसफुसाते हुए सुजीत ने धीमे धीमे नीरू के पीठ पर हाथ फिराया तो उसकी रीढ़ में सिहरन हो उठी। वह तन कर बैठ गई। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर पसर गई। लज्जा उसके गालों पर गुलाब से खिल उठी। नीरू ने आंखें दिखाई तो सुजीत वहीं घास पर पसर गया और बिट्टू के साथ खेलने लगा। उसने बिट्टू को अपने पेट पर बिठाया और जेब में हाथ डाला। बिट्टू को एक चॉकलेट दी, दूसरी जेब में हाथ डाला और स्वीटी सुपारी का एक पैकेट नीरू के हाथ में रखते हुए उसने धीमे से नीरू का हाथ दबा दिया। नीरू ने फिर आंखों से उसे दुत्कारा और मुस्कुरा पड़ी। अगली घड़ी में खड़खड़ खड़ की आवाज के साथ स्वीटी सुपारी का पैकेट फटा और नीरू ने 4 दाने निकाल लिए। 2 अपने मुंह में डाल लिए, 2 सुजीत के मुंह में। सुजीत ने होठों से उसकी उंगली पकड़ ली तो नीरू ने झट से हाथ हटाया और मुस्कुराकर रह गई। वह पीछे मुड़ी तो उसे चाट वाले की नजर खुद पर ही गड़ी मिली। वह झेप गई। ऐसा नहीं था कि नीरू और सुजीत का प्रेमालाप पहले कभी गार्डन में न हुआ हो, लेकिन फिर भी कोई देख रहा है ये पता चलते ही नीरू यूं झुक जाती मानो चोरी पकड़ी गई हो। उसे यह डर भी लगता कि कहीं किसी दिन यह चाट वाला बबीता या उसके पति से कुछ कह ना दे। ये कौवा हमेशा हम पर नजर डाले रहता है। चाट वाले की तरफ गुस्से से देखकर बड़बड़ाती हुई नीरू दरवाजा खोलकर भीतर चली गई। जरा बढ़िया सी चाय तो बना दे। भीतर घुसी तो बबीता बोली, सुजीत भी आने वाला ही होगा। आ गए हैं, नीरू बोली और रोमांच से उपजी मुस्कान छुपाते हुए रसोई में चली गई। बबीता ने मुंह फाड़कर उबासी ली और उठकर बाहर आई। तू कब आया रे? बबीता ने सुजीत से पूछा। बस अभी अभी, सुजीत बिट्टू को खिलाते हुए बोला। आवाज तो तेरी बड़ी देर से आ रही है, बबीता बोली तो सुजीत झेप गया। उसे लगा बबीता ने कहीं उसकी और नीरू की बातें तो नहीं सुन ली। वो झट से बोला, हाँ ज्यादा देर नहीं हुई है, बिट्टू को उधर खेलते देखा तो वहीं बैठ गया। कहते हुए सुजीत बिट्टू के साथ यूं मगन होकर खेलने का छलावा करने लगा जिससे बबीता को लगे कि उसके बाहर रुकने की वजह बिट्टू ही है। सुजीत बबीता का छोटा भाई है। इसी वर्ष बीए की परीक्षा जैसे तैसे पास की है। नौकरी का कोई ठिकाना नहीं था और घर में पिताजी फटकार लगाते थे, सो बड़ी बहन ने यहाँ बुला लिया। कुछ जोड़ तोड़ से ही नौकरी लगवा दो उसकी। बबीता ने एक दिन मोहन को मूड में देखकर उससे सुजीत के लिए कहा था। अब तुमने उसे सर पर लाकर बैठा ही दिया है तो कुछ सोचूंगा, मोहन ने झुंझलाते हुए कहा था। बाकी मैं कह देता हूँ, तुम्हारे भाई के लक्षण ठीक नहीं है। दिन भर आवारा की तरह घूमता रहता है। अरे घूमता नहीं है, काम की जुगत में जाता है। बबीता ने सुजीत का पक्ष लिया। हाँ हाँ पता है मुझे, बड़ा काम ढूंढने वाला। अरे तो आप ही लगवा दीजिए ना कहीं, कहते हुए बबीता ने मोहन को घूरा, फिर अपने काम में लग गई। ऐसी कई बातचीत पिछले 6 महीनों में हो चुकी थी जब से सुजीत आया था, लेकिन अब तक कोई बात बन नहीं पाई थी। शुरू के 2-3 महीने सुजीत ने एक टेंट हाउस में काम किया। वहां से उसने काम तो छोड़ दिया लेकिन दोस्त बना लिए। उनके साथ वह अपना खुद का कोई धंधा शुरू करने की प्लानिंग करता रहता है। जब से नीरू काम पर लगी वह सब काम धंधे की बातें छोड़कर बस उसी के आगे पीछे मंडराता रहता। नीरू है भी तो ऐसी ही, 16 की है, रंगत सांवली है, हाथों में बर्तन झाड़ू कर कर के जालियां पड़ गई हैं। शरीर पर जवानी के सारे उभार कस चुके हैं। बाल भी अफ्रीकन लड़कियों जैसे उलझे रहते हैं हमेशा, जिन्हें वह जूड़े में खोसे रहती है। यूं ऊपर ऊपर से कोई देखे तो साधारण सी देहातन, जो कोई उसे छू कर करीब से परखे तो उसकी गहरी आंखों में उतरता जाए। उसके होठों का कत्थई रंग मानो ईश्वर ने आकर्षक लिपस्टिक का शेड लगाकर ही भेजा हो। सुजीत को जो लुभाता था वो था उसकी सुराही सी गर्दन,
ये तेरी पीठ पर जले का निशान कैसा है नीरू? नीरू की पीठ पर हाथ फेरते हुए सुजीत ने कहा था। सुजीत के पूछते ही उसकी मनमोहक हंसी गूंजी थी, मानो अतीत के अत्याचार को हवा में उड़ाने के लिए हंसी हो। फिर बोली, एक दिन रोटी देर से बनी, मामा मारने को लपका तो उसे भीतर वाली कोठरी में बंद कर दिया था। उसी की निशानी है। वो इतना मारता क्यों है तुझे? सुजीत ने उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा। बाप नहीं है मेरा, मैया ने हमारे लिए दूसरा बाप ढूंढ लिया है, जो मामा को मंजूर नहीं। लेकिन बड़ी बहन को मार नहीं सकता ना, तो उसका गुस्सा मुझ पर निकाल लेता है। कहते हुए नीरू फिर से हंस दी। उसके लिए हर बात में एक हास्य था। वह चाहे अपने शरीर पर मिले जख्मों की कहानी सुनाए या फिर मन पर लिखे जख्मों की। ना उसकी आंखें नम होती थी, ना उसके चेहरे पर मायूसी आती थी। तो माँ तुझे बचाती नहीं? सुजीत ने उसे बाहों में कसते हुए पूछा था। नीरू मुस्कुराई, फिर थोड़ा ठहर कर बोली, वे पहले खुद को ही बचा ले। मतलब? सुजीत ने पूछा। आधे समय तो नशे में धुत रहती है, आधे समय अपने खसम की बाहों में। कहते हुए नीरू फिर से हंस दी। अब की नीरू हंसी तो सुजीत ने उसके होंठ चूम लिए और फिर दोनों ने उनके बीच बनी मालिक नौकर की दीवार को ढहते हुए देखा। उसके बाद यह महीने में हर चौथे दिन की कहानी बनने लगी। सुजीत पहले से ऐसे गोटी बैठाता था कि बबीता घर जल्दी आएगी या नहीं, इसकी उसे खबर मिल जाए। मोहन और बबीता की तरफ से बेफिक्र होकर ही वह नीरू के पास आता। जितनी देर वह दोनों चरम सुख का आनंद उठाते, उतनी देर बिट्टू को मोबाइल में कार्टून देखने का आनंद मिलता। यह सब घड़ी की सुई की तरह निहित वक्त पर ही हो रहा था कि एक दिन नीरू आई नहीं। पिछले 3 महीनों में यह पहली बार था जब नीरू ने छुट्टी ली थी। जाने का मर गई है आज। सुबह के 7:30 बज चुके थे। नीरू का अता पता नहीं था। बबीता का दिमाग गर्म हो रहा था। मरी को नहीं आना था तो बता तो देती। अब स्कूल कैसे जाऊंगी बिट्टू को छोड़कर? बबीता ने बड़बड़ाते हुए चाय छानने के बाद छलनी यूं सिंक में फेंकी मानो नीरू पर ही दे मारी हो। बबीता 8 बजे स्कूल जाती, तब तक नीरू चाय नाश्ता सब तैयार कर चुकी होती थी। नीरू नहीं आई, ला सुनकर सुजीत उबासी लेते हुए उठकर आया। नहीं आई, ना फोन लग रहा है उसका। बबीता ने चाय का एक कप सुजीत के हाथ में पकड़ाया और दूसरा लेकर कमरे में मोहन को देने चली गई। सुजीत को उसके घर भेजकर देखूं? बबीता ने मोहन से पूछा। अरे अब इतना भी मत भाव बढ़ाओ उसके। इन लोगों की आदत होती है बदमाशी करने की। देखना, पैसा बढ़वाने का ड्रामा होगा। मोहन ने कहा तो बबीता का मुंह उतर गया। मन ही मन बुदबुदाई, भाव ना बढ़ाओ तो क्या करूं? नौकरी पर कैसे जाऊंगी? तुम तो चाहते ही हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं। बबीता भुनभुनाती हुई बाहर आई और स्कूल में फोन कर दिया कि आज वह नहीं आ सकेगी। नीरू के आने के बाद उसने घर के काम जैसे छोड़ ही दिए थे। सुबह 6 बजे से नीरू जितना पैरों से थिरकती थी, उतनी ही तेजी के साथ उसके हाथ भी चलते थे। काम को इतनी फुर्ती और सफाई से करती मानो जन्मों से यही काम कर रही हो। बबीता की आदत छूट जाने की वजह से बड़े दिनों के बाद जब फिर से काम करना पड़ा तो बबीता दिन भर चिड़चिड़ाती रही। दिन में उसने कई बार नीरू को फोन लगाया, लेकिन द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ सुनते ही वह फोन पटक देती। आने तो इसको, कल बताऊंगी। बबीता बड़बड़ाती और काम करती जाती। उसके बड़बड़ाने से नीरू आती तो अभी ना आ जाती। नीरू आई वापस 3 दिन बाद। बाहर वाला दरवाजा खोल रही थी कि चाट वाले ने टोका। 3 दिन से कहाँ जा रही? तौर से मतलब अपने काम से काम रखा कर। नीरू ने मुंह टेढ़ा करके जवाब दिया और घर में भीतर घुसने लगी। मैडम जी अगर काम से निकलवा दे तो मके बताई देव, मैं कहीं दूसरी जगह काम पता लगाई देव। कहते हुए चाट वाला मुस्कुराया। मुँह अपन काम खुद देख सकत हो, तो खन परेशान होई को कोई जरूरत नखे। सुनाकर नीरू अंदर चली गई। घर की बाउंड्री में बनी जालियों में से चाट वाला उस पर अपनी नजरें टिकाए रहा। अंदर जाकर नीरू ने घंटी बजाई। बबीता ने दरवाजा खोला। सामने नीरू को देखते ही उसका चेहरा तमतमा उठा। कहाँ मर गई थी रे? बबीता ने भीतर जाकर सोफे पर बैठते हुए पूछा। बिट्टू भी वहीं खेल रहा था। नीरू को देखते ही तुम कहाँ गई थी नीरू दीदी कहते हुए उसके पास आ गया। नीरू ने झट उसे उठाया और कंधे पर बैठा कर डांस करने लगी। मैं पूछती हूँ कुछ बोलती क्यों नहीं? क्यों नहीं आई 3 दिन? 3 दिन से रोज बहाने बनाकर स्कूल से छुट्टी ले रही हूँ मैं, तेरी वजह से। तेरी वजह से मेरी नौकरी चली जाती,
कहते हुए बबीता ने बिट्टू को नीरू के कंधे से उतारा और अपनी गोद में बिठा लिया। अब कुछ बोली की भी? जाइए दीदी, नौकरी तो आप छोड़ने से रही, मेरी जगह कोई नई लड़की ढूंढ लेंगी, कहते हुए नीरू मुस्कुराई। नीरू की बात सुनकर बबीता का गुस्सा और बढ़ गया। बोली, मोहन ठीक ही कहते हैं, भाव बढ़ गए तेरे। पहले दिन कहा था बिना बताए गायब मत होना। मेरे बस में होता तो ना होती, कहकर नीरू फिर हंस दी। तो किसके वश में है? बबीता ने पूछा। मामा के, नीरू बोली। अब तक वह बबीता के पास ही जमीन पर बैठ चुकी थी। बिट्टू उसकी गोद में आकर बैठ गया था। क्यों री, क्या कहे तेरे मामा ने? बबीता ने नीरू की ओर देखा। मामा का नाम बीच में आते ही बबीता का उबलता दिमाग कुछ ठंडा होने लगा। किया नहीं, करना चाहता है, कहते हुए नीरू ने बबीता की आंखों में देखा। मेरा ब्याह करना चाहता है, कहते हुए उसने अपनी सलवार को दोनों पैरों से ऊपर उठाया और बबीता के आगे पैर बढ़ा दिए। हाय राम, बबीता के चेहरे पर करुणा उभरी। ये कैसे जला, इतना भयानक? मामा अपनी उधारी में मुझे चुका रहा है। किसी से बहुत कर्जा ले लिया था, अब कर्जे को उतारने के पैसे नहीं है, तो उस दल्ले से मेरा ब्याह करना चाहता है, नीरू बोली। वो आदमी भी तुम्हारी जाति का है क्या? बबीता ने यूं ही पूछा कि नीरू उसका आशय समझ गई। ऊंची जाति का ही है दीदी, लेकिन उसकी बीवी मर चुकी है, 2 बच्चे हैं, सट्टा का नशा करता है, तो उसकी जाति वाली कोई कुंवारी लड़की मिल नहीं रही, कहते हुए नीरू फिर मुस्कुरा दी। आदमी जात है, अकेले कब तक जिंदगी गुजारे। इस बार नीरू खी 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 करके हंस रही थी। चल पगली, कुछ भी बोलती है, बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरी माँ कुछ नहीं कहती? वह कैसे मारने देती है मामा को? बबीता ने हैरानी से पूछा। दीदी, वो घर में रहेगी तब तो उसे कुछ मालूम होगा। नीरू ने आंखें झुका ली। हफ्ता हफ्ता गायब रहती है उस आदमी के चक्कर में, और जब घर आती तो नशे में धुत। उसे तो अब गिनती भी याद ना होगी कि उसके कितने बच्चे हैं। ऐसे नहीं बोलते नीरू, बबीता ने नीरू के सर पर धीमी सी चपत मार दी। 16 साल की तो तू हो ही चुकी है, 1-2 साल में वैसे भी तेरी शादी कर ही देते। घर वाला ऊंची जाति का है, पैसे वाला है, ठाठ से रहेगी, दूसरों के घरों में काम तो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि तेरे अपने घर में तेरे नौकर चाकर होंगे। मेरा दुल्हा कोई बुढ़ा ठुड्डा नहीं होगा दीदी, एकदम जवान होगा, जवानी से भरा हुआ, जो मेरे साथ नाच सके और मेरे नाच को भी देख सके, कहते हुए नीरू खिलखिला कर हंस दी। अब काम कर लूं कि किसी और को रखेंगी, नीरू ने पूछा। क्यों रखूंगी किसी और को, चल चुपचाप काम कर ले। और सुन, जा पहले एक बढ़िया सी शिकंजी तो बना ला, तेरे हाथ की शिकंजी से बढ़िया नशा होता है, कहते हुए बबीता सोफे पर पसर गई। 3 दिन बाद उसे यूं सुस्ताने का मौका मिल रहा था। नीरू बबीता की बात पर हंसते हुए रसोई में चली गई। रसोई में पहुंचकर उसने सबसे पहले तो सुजीत को मैसेज किया कि मैं आ गई हूँ। मैसेज करते हुए उसे रीढ़ में झुरझुरी महसूस हुई, मानो सुजीत का हाथ उसकी कमर से लगा हो। वो अपनी सोच पर मुस्कुराई और काम में लग गई। सुन, तू यहीं रह के काम क्यों नहीं करती? उसी दिन शाम को नीरू घर जाने को ही तो बबीता ने रोक लिया। घर में वैसे भी तेरा मामा मारता है, तू ब्याह से मना करेगी तो फिर मारेगा। माँ को तेरी मतलब है नहीं तुझसे, सो यहीं रह जा। बबीता नीरू को जता तो ये रही थी कि वह उसके भले की बात कर रही है, उसे उसका ख्याल है, फिक्र है, लेकिन असल में उसे दुख दुखी यह चल रही थी कि कल से नीरू फिर गायब हो जाए तो उसका क्या होगा। मोहन दूसरा नौकर ढूंढने में नाटक करेगा, उसे तो मौका मिल जाएगा नौकरी छोड़ने का। बबीता किसी भी तरह नीरू को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। मैं आज तो चली जाती हूँ, कल आ जाऊंगी अपने कपड़े लेकर, भाई बहनों को भी बता दूंगी, कहकर नीरू चली गई। उसे तो जैसे मोह मांगी मुराद मिल गई थी, वह भी तो इसी घर में रहना चाहती थी। हाँ, लेकिन सुजीत की पत्नी बनकर, नौकरानी बनकर नहीं। इस ख्याल को नीरू ने झटका। फिलहाल नौकरानी में ही काम चलाने का मन बना लिया। सुजीत के साथ उसे और ज़्यादा वक्त मिलेगा, रात भी मिलेगी, सोचकर ही उसका बदन खिल उठा। उसने दोनों हाथों से खुद को बांधा और पैरों को नचाते हुए घर से निकल गई। चाट वाले ने नीरू को इतना खुश कम ही देखा था। नीरू की जब उससे आंखें मिली तो उसने बिना कुछ कहे ही आंखों आंखों में चाट वाले को दुत्कार दिया और लहराते नाचते आगे बढ़ गई। घर पहुंची तो मैया आई हुई थी। नीरू हैरान, आज मैया घर में भी है और होश में भी।
ऐसा तो साल साल में एक आध बार ही होता है। नीरू जान गई कि कोई ज़रूरी ही बात होगी, या तो अगले दिन रोपा के लिए जाना होगा या फिर कोई बैंक का काम होगा। उसने ना किसी से पूछा और ना ही किसी ने उसे कुछ बताया। अब कल से उसकी घर वापसी होगी नहीं। उसने तय कर लिया था कि कल सवेरे वहाँ पहुँचकर मैया को फ़ोन कर देगी। पहले बताएगी तो मामा पैर बांधकर घर में पटक देगा। तो 1-2 दिन रह गए। नीरू ने रसोई में चूल्हे पर फूंकनी देती माँ से पूछा। माँ जब घर में होश में होती तो वही खाना पकाती, वरना तो नीरू सुबह 4 बजे उठकर नदी जाकर नहा धोकर आकर सब काम निपटा कर भाई और मामा के लिए खाना पका कर जाती। सांझ को जब वापस आती तो फिर चूल्हे में घुस जाती। यूं सुस्ता के थाली में खुद से खाना आ जाए, ऐसा मौका कम ही आता था। नीरू को बस इसी मौके पर माँ अच्छी लगती, उसे लाड़ लड़ाने की इच्छा होती, पर ना तो उसने ऐसा कभी किया था, ना ही उसे माहौल ऐसा करने को देता था। कायल रूपा हुई तब जामो, माँ ने नीरू की थाली में गर्मा गर्म भात डालते हुए कहा। देख मैया, जल्दी खाबे पीबे और जल्दी सुतबे, बिहाने जल्दी उठबे, रुपे रुपे जाब, मोय नहीं जाबो आज। मामा मोके काम पर नहीं जाने देवे, 3 दिन से नहीं जा रही हूँ। नीरू ने अपनी बात दृढ़ता से बिना किसी हमदर्दी की उम्मीद से कही और फुर्ती से खाना निपटा कर सोने चली गई। खाट पर पड़ते ही उसने सुजीत को मैसेज किया, कल से तुम्हारे साथ होगी रात में भी। आज की रात कैसे काटूं इंतजार में, सुजीत ने रिप्लाई किया। मैसेज पढ़कर नीरू मुस्कुराई तो उसने चादर में मुंह ढक लिया। घर में रहती थी तो मामा पूरी नजर रखता था। उसका फोन भी मांग कर देखता रहता कि किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई तो उसके हाथ से निकल जाएगी। अगले सुबह वही हुआ जो नीरू ने तय किया था। माँ, आज से मोइन अब वहीं ठहर रहूं। दोपहर के खाने के समय नीरू ने माँ को फोन करके कह दिया। तो और मामा के बता। माँ ने अपने कंधे से जिम्मेदारी उतार कर मामा के कंधे पर डालते हुए कहा। मोए मामा के नहीं बताए तो जान, मैं जब घर आती हूँ तो बिना दारू के घर आना, नीरू ने कहा था और फोन काट दिया था। नीरू जानती थी कि मामा यहाँ आकर कोई हंगामा नहीं करेगा, क्योंकि वह मोहन से डरता था। शुरू शुरू में जब नीरू काम पर लगी थी तब एक दिन उसने बहुत नौटंकी मचाई थी काम छुड़ाने के लिए। किस्मत से उस दिन इतवार था। मोहन ने अपने थानेदार मित्र को फोन करके मामा की अच्छी से पूजा करवा दी थी। उस दिन के बाद से मामा ने घर में झांका नहीं था। यह और बात है कि उस घर में जमकर नीरू पर खूब निकाला था पिटाई का बदला, पर नीरू ने काम नहीं छोड़ा। नीरू ने जब से बबीता के यहाँ रहना शुरू किया था, बबीता को तो जैसे एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलने लगा हो। पहले नीरू शाम को चली जाती थी, अब रात का खाना और उसके बाद सबके कमरे में पानी की बोतल, दूध, चाय सब नीरू के जिम्मे। पहले वह सिर्फ बिट्टू की आया थी, अब पूरे घर की आया बनती जा रही थी। रात जब बबीता और मोहन के खर्राटे घर में गूंजने लगते तब सुजीत दबे पांव नीरू को अपने कमरे में ले जाता। कमरे के भीतर की आवाज़ें उन्होंने कभी बाहर नहीं आने दी। नीरू के लिए सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा वह चाहती थी। तुम दीदी से कब बात करोगे? सारी जिंदगी मुझे यहाँ के नौकरानी ही बनाए रखोगे या ब्याह भी करोगे? एक रात नीरू ने कपड़े पहनते हुए पूछा। पहले 18 की तो हो जा, इतनी जल्दी क्या पड़ी है कि ब्याह के चक्कर में जेल जाना पड़ जाए? सुजीत ने उसका हाथ खींचकर उसे फिर बिठा लिया। साल भरी तो बाकी है, तुम दीदी से बात तो करना शुरू करो। नीरू बोली। अरे कर लूंगा, इतनी बेचैन मत हो, ब्याह ही तो है हमारा रिश्ता। कहते हुए सुजीत की आंखों में फिर से हवस तैरने लगी। उसने बाहों में नीरू को दबोचा तो नीरू उससे झटक कर खड़ी हो गई। ब्याह के बाद सिर्फ यही नहीं मिलता, उसने अपने हाथों से अपनी देह को दिखाते हुए कहा। इज्जत भी मिलती है, तब इस तरह छुप छुप कर डर डर के नहीं मिलना पड़ता। अरे चुप हो जा रे, सुजीत ने कुछ नाराजगी जताई। नीरू कहते हुए कमरे से बाहर चली गई। 2.5 महीने में यह पहली बार था जब नीरू सुजीत से नाराज हुई थी। वह जाकर सो गई। उसके बाद कुछ महीने यूं ही बीत गए। हर तीसरे दिन नीरू सुजीत से ब्याह के लिए कहती और सुजीत हर बार उसे डांट कर चुप करा देता। नीरू के बबीता के यहाँ बस जाने के महीने भर बाद नीरू का मामा आ गया था उसे लेने। दीदी मुझे बचाओ, नीरू ने जोर जोर से चीखना शुरू किया तो बबीता भागी भागी आई। नीरू का मामा उसे सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहा था। अरे सुजीत, बबीता घर की ओर मुड़कर चिल्लाई। अरे इसको छुड़ा लड़की को, अब की बबीता मामा की तरफ देखकर चिल्लाई। सुजीत भीतर से भागा भागा आया और उसने जैसे तैसे नीरू को मामा से छुड़ाया। जाते जाते मामा बोला, शादी तो मोर मर्जी से ही करनी पड़े तो के,
देख मुँह का करत है, कहकर मामा जब चला गया तो नीरू बहुत डर गई। वह अपने मामा को जानती थी, जब मामा अपनी जिद पर आ जाए तो उसे किसी न किसी तरह पूरी करके ही रहता। बबीता ने नीरू को समझाया कि वो कुछ दिन घर से न निकले। मामा उनके घर में घुसकर तो कुछ नहीं कर सकता ना। तेरी माँ अगर आएगी तो हम निपट लेंगे, ऐसे कैसे बच्ची के साथ अन्याय होने देंगे। कहते हुए बबीता ने नीरू के कंधे पर हाथ रखा। तो फिक्र मत कर, जा अब जल्दी से सब्जी चढ़ा दे, रात के खाने को देर हो जाएगी। कहते हुए सब अपने अपने काम में लग गए। अगली सुबह जब बबीता 6 बजे सोकर उठी तो बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने भाग कर चैनल देखा तो वहाँ का भी ताला खुला था। वह हड़बड़ाती हुई नीरू ए नीरू पुकारते हुए घर में घुसी। नीरू को लगती आवाज़ें नीरू के अलावा सबको सुनाई दी। पहले सुजीत आंखें मलते हुए उठकर आया, फिर मोहन। क्या हुआ, सवेरे सवेरे इतना क्यों हल्ला कर रही हो? नीरू कहीं दिख नहीं रही है। मैं उठी तो बाहर के दोनों दरवाजे खुले थे, बबीता ने कहा और धम्म से माथा पकड़कर सोफे पर बैठ गई। अरे पहले अलमारी और सामान देख लो, कुछ गायब तो नहीं हुआ? मोहन ने बबीता को फटकारते हुए कहा। सब देख लिया मैंने, कुछ गायब नहीं, सिवाय नीरू के, बबीता ने कहा। सुजीत घर के बाहर नीरू नीरू चिल्लाते हुए गया। नीरू थी कहाँ जो वहां सुनती। नीरू तो भागी जा रही थी। गांव के बाहर से गुजरती रेलवे पटरी पर पीछे से कोई उसे पुकार रहा था। नीरू रुक, ए रुक लड़की, ए मैया रुक रुक, तू मेरा पीछा करना नहीं छोड़ेगा, भाग यहाँ से। नीरू कहती जाती और तेज भागती जाती। दूर से ट्रेन आ रही थी। नीरू का पीछा करने वाले चाट वाले ने अपनी गति बढ़ाई। चाट वाला सुबह की क्रिया के लिए पटरियों पर आया था। जब उसने किसी लड़की को पटरी पर भागते हुए देखा तब झट से लोटा उठाया, क्रिया से निपटा और धोती बांधकर लड़की के पीछे हो लिया। थोड़ी आगे पहुंचा तो उसे नीरू पहचान में आ गई। वो पूरा दम लगाकर भागा और जाकर नीरू को दबोच लिया, फुर्ती से पटरी से हटाया। ट्रेन अब भी उनसे कुछ सेकंड्स दूर थी। वो नीरू को तब तक दबोचे रहा जब तक ट्रेन गुजर न गई। ट्रेन के गुजरते ही उसने नीरू को छोड़ा तो नीरू ने एक पत्थर उठाकर उसे मारने को हाथ उठाया। मुझे दोबारा हाथ लगाया तो इसी से सर फोड़ दूंगी। बाबा टांगीनाथ के सौगन जो तुझे कभी हाथ लगाओ। चाट वाले ने अपनी गर्दन पर चिमटी ली। पर बिटिया जे तो बता कि मरने काहे आई। चाट वाले की आंखों में अपने लिए करुणा। मुंह से बिटिया सुनकर नीरू के हाथ का कसाव जरा कम हुआ। उसे ध्यान आया कि आज तक चाट वाले ने उसे जब भी देखा कभी गंदी नजरों से नहीं देखा। उसकी आंखों में छिचोरापन नहीं था। वह देखता था पर शायद वैसे ही जैसे अपने गांव की बेटी को कोई नजर में रखना चाहता हो। उसने कभी नीरू से कोई गंदी बात भी नहीं की थी, कभी हाथ नहीं लगाया था, बस आते जाते उसका हाल जरूर पूछता था। ये सब सोचते सोचते नीरू उसके सामने बैठी गई और सुनी सुनी आंखों से पटरियां देखने लगी। मैं पेट सी हूँ। सुजीत को बताया तो उसने कहा कि अगर किसी को बताया तो बहन के घर से काम छुड़वा देगा और मेरा गंदा वीडियो सबको दिखा देगा। नीरू ने एक सांस में कह दिया। उसकी आंखों में न आंसू थे और ना ही माथे पर शिकन। वह बिना किसी भाव के यूं बैठी थी मानो अब आगे सब अंधेरा है और जीवन में उसके लिए कोई दिशा नहीं। ना रो कर ना जी कर कुछ हासिल नहीं होगा। उसके सामने बस शून्य था। तू पुलिस के पास नहीं गई? चाट वाले ने कहा। तू जाना तो नहीं, थानेदार मोहन भैया का पक्का दोस्त हो गए। नीरू ने अब तक कई सारे छोटे छोटे पत्थर अपने आसपास जमा कर लिए थे। चल मोर संगे। चाट वाला नीरू का हाथ पकड़कर उठाने लगा। छुड़ाई दे मैं के। नीरू ने झटके से फिर हाथ छुड़ा लिया। नीरू ने हाथ छुड़ाया तो चाट वाला शांति से जमीन पर बैठ गया। कुछ देर शून्य में देखता रहा, जाने कैसे हिम्मत जुटा रहा और कुछ कहने की। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ रहा था और आंखें पथराने लगी थी। पिछले साल जंगल में जॉन लड़के की लाश मिली थी ना, वो हमारी ही बिटिया थी, चाट वाले ने कहा। अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। नीरू उसे एकटक घूर रही थी। एक और ट्रेन धड़धड़ाते हुए उनके पास से गुजर गई। तो जितने दिन रहब मोर घर पर रही सकत। मोय अपन बेटी बता के तो डॉक्टर धन दिखाई देबू। अभी तेरी उम्र नहीं है माँ बनने की, पढ़ने लिखने की उम्र है। अब की चाट वाले ने जब नीरू का हाथ पकड़ा तो उसने हाथ नहीं छुड़ाया, वो उसके साथ साथ चलती रही। उसी शाम नीरू मुंह पर कपड़ा बांधकर बबीता के घर की तरफ आई थी, सोचकर कि बबीता से माफ़ी मांगेगी और अपने कपड़े उठाकर वहाँ से आ जाएगी। वह घर में घुसती उससे पहले ही उसे बबीता की आवाज़ आई। तू ठीक ही कहता है, भाग ही गई वह किसी के साथ। उसकी माँ भी तो ऐसी ही थी, जाने किस किस के साथ सोती फिरती है। अब आग लगने दो दीदी उसमें,
मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की खोज दूंगा, अच्छी सी भरोसे वाली। कानों में यह शब्द पड़े तो नीरू ने कदम वहीं से वापस ले लिया। उसके बाद चाट वाले के अलावा किसी को पता नहीं चला कि नीरू गई तो कहाँ गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अंकिता जैन जी की लिखी कहानी नीरू। बेचारी नीरू अच्छे पढ़े लिखे परिवार का हिस्सा बनने की चाह में अपना सब कुछ लुटा बैठी। काश कि वह पहले सुजीत को परखती, कुछ विवेक से काम लेती, इस बात को समझती है कि विवाह पूर्व शारीरिक संबंधों की मांग रखने वाला अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के बाद उसे दूध की मक्खी की तरह अपने जीवन से दूर फेंक देगा। काश कि हर किशोरी और हर युवती इस बात पर विचार करे और अपना भविष्य बर्बाद होने से बचाए। उम्मीद है कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।